तो नमस्कार दोस्तों। तो बात यह है कि किसी कंट्री या सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं और इन्हीं की पावर पर कोई भी कंट्री स्मूथ रूप से चलती है। और इन्हीं लॉज एंड रेगुलेशंस को कलेक्ट करके एक नाम दिया जाता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन से होता क्या है कि किसी कंट्री में कोई भी चीज़ जैसे कि गवर्नमेंट, सिटीजन, कोर्ट व अदर लॉज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते। और हम देखते ही हैं कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ की सारी चीज़ें उसी के अंडर चलती हैं। और कहीं क्राइम होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही पनिशमेंट दी जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना मेन है जिस तरह ह्यूमंस के लिए अर्थ मेन है। और यह भी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी कंट्री की बैकबोन है। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज ना हो तो उस कंट्री में क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि उस कंट्री के थिंग्स सटर्ड हो जाएंगे और कंट्री में एनेकी फैल जाएगी और कोई कंट्री कंट्री ना रह पाएगी और ना ही किसी कंट्री की लिमिट भी तय हो पाएगी और ना ही फंडामेंटल राइट्स रह पाएंगे। और कहीं ना कहीं गवर्नेंस सिस्टम मनमर्जी डिसीजन लेगी और डिक्टेटोरियल एटीट्यूड अपनाएगी और हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। लेकिन ये तो बात की बात है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन होता या नहीं होता। लेकिन हमारे सामने अभी कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत हम अपनी कंट्री में टॉक ओपनली करते हैं और ब्रीथ फ्रीली लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल प्रिंसिपल या स्टेबलाइज्ड प्रेसिडेंट्स का कुल योग है जो किसी कंट्री के पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन या अन्य प्रकार के इंटिटीज लीगल बेस को बिल्ड करता है। या सीधी सी बात यह डिटरमाइन करता है कि जो ये सारे यूनिट्स हैं इन्हें कैसे शासित किया जाए। कहने का मतलब ये है कि किसी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह चलाया जाए कि जो पूरे कंट्री मैन के हित में हो। या कहें तो आमतौर पर प्रत्येक मॉडर्न रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन प्राइमरी कंडीशन पर स्थापित एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स पर पावर प्रोवाइड करता है। और जो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं जब इन्हें एक डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट के सेट में लिखा जाता है तो इन डॉक्यूमेंट को एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में माना जा सकता है। और जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये विभिन्न लेवल्स के ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, सोवरिन कंट्रीज से लेकर कंपनीज और अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशंस तक। यह एक प्रकार से ट्रीटी कह लीजिए जो यह डिफाइन करती है कि किस तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाए। और यही चीज़ किसी कंट्री के स्टेट्स के लिए भी बनती है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को किस तरह डिफाइन करता है जिन पर स्टेट बेस्ड है और किस तरह इस प्रोसेस में कानून बनाए जाते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो 350 ईस्वी पूर्व में अरस्तु पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉमन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बीच फॉर्मल डिफरेंस किया और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के विचारों को स्थापित किया और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को क्लासिफाइड करने का प्रयास भी किया। मतलब सामान्य शब्दों में एक संविधान के वर्णन के लिए उन्होंने सबसे बेसिक डेफिनेशन यानी एक स्टेट में कार्यालयों की व्यवस्था करी जिनके कार्यों में एथेंस पॉलिटिक्स और निकोमाचियन एथिक्स है। अगर हम निकोमाचियन एथिक्स को समझें तो यह नैतिकता पर कार्य करता है या मानव जीवन के लिए अच्छाई का विज्ञान जो गोल और इंड है जिस पर हमारे सारे वर्क का गोल है। और हम कह सकते हैं कि अरस्तु द्वारा गवर्नमेंट के रूपों के क्लासिफिकेशन का उद्देश्य अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के संविधानों का वर्गीकरण था जिसमें गुड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मोनेकी, द एरिस्टोक्रेसी और मिक्स टाइप जिसके लिए अरिस्टोटल ने एक ही वर्ड पोलिटिया लागू किया था। और बैड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अत्याचार, ओलिगार्की और लोकतंत्र। उनका ये मानना था कि अत्याचारी वेल्थी इलाइट या पुअर डेमोक्रेसी या लोग अकेले अपने हित में शासन करते हैं। अरस्तु ने मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को द ऑफिस की सर्वोत्तम अरेंजमेंट माना। अगर हम थोड़ा यहीं से पीछे जाएं तो आते हम रोमन लॉ पे। तो 753 ईस्वी पूर्व में शहर की स्थापना के समय से लेकर 5वीं सेंचुरी में वेस्टर्न एम्पायर के डाउनफॉल तक एंसेंट रोम का कानून था जहां से रोमन लॉज ने आमतौर पर सभी मनुष्यों के बीच एक बेसिक इक्वालिटी को मान्यता दी।
ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग्स को नेचर द्वारा रीजन की एक चिंगारी के साथ संपन्न किया जाता है, जिसके माध्यम से वह एक यूनिवर्सल नेचुरल लॉ का अनुभव करते हैं जो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल्ड करता है, और इसी के साथ सभी लोग अपने बिहेवियर को हारमोनी में ला सकते हैं। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि रोमन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के अरिस्टोटेलियन आइडियाज के जनरलाइज्ड इक्वालिटी, यूनिवर्सल रेगुलरिटी और कानूनों के प्रकार के पदानुक्रम के कॉन्सेप्ट से कहीं ना कहीं जुड़ता है। अगर हम यहीं से अब आगे चलें तो आमतौर पर संविधान शब्द नियमों और सिद्धांतों के एक ग्रुप को रिफरेंस करता है जो सरकार के नेचर और लिमिट को डिफाइन करता है। जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के इंस्टीट्यूट के बीच रिलेशनशिप्स को रेगुलेटेड करने की मांग करता है, जैसे ओरिजिनल फॉर्म से कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच रिलेशन, और इन इंस्टीट्यूट्स के इनसाइड इंस्टीट्यूट्स के बीच भी रिलेशन। मतलब ये कि कन्वेंशन द्वारा तैयार किए गए संविधान का एक मुख्य उद्देश्य नेशनल लेवल पर वर्क करने के लिए इनफ पावर वाली गवर्नमेंट बनाना है, लेकिन इतनी हाई स्ट्रेंथ से नहीं कि जिससे फंडामेंटल राइट्स खतरे में पड़ जाएं। और इसे पूरा करने का एक मेथड यह है कि गवर्नमेंट की पावर को 3 ब्रांचेज में डिवाइड किया जाए और फिर उन ब्रांचेज पर कंट्रोल्ड और बैलेंस इन्वॉल्व किया जाए, ताकि यह अश्योर्ड किया जा सके कि गवर्नमेंट की किसी एक ब्रांच ने डोमिनेटेड अचीव्ड नहीं किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक ब्रांच की पावर की कैलकुलेशन करी गई है। और मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्सन्स और स्टेट्स के बीच रिलेशंस को डिफाइन करने और इंडिविजुअल सिटीजन्स के कंप्रहेंसिव राइट को स्थापित करने का भी प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन किसी एरिया का सबसे बेसिक लॉ है, जिससे अन्य सभी लॉज और रेगुलेशंस श्रेणीबद्ध रूप से प्राप्त होते हैं। और बात करें हम वर्ल्ड के सबसे लॉन्ग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के किसी भी कंट्री का लॉन्ग रिटन संविधान है, 1,46,350 वर्ड के साथ। और इसी के साथ मोनाको का कॉन्स्टिट्यूशन 3,814 वर्ड के साथ सबसे शॉर्ट हैंड कॉन्स्टिट्यूशन है। और सैन मैरिनो का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे ओल्ड एक्टिव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि इसके कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ईयर 1600 से काम कर रहे हैं। और इसी के साथ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ओल्ड एक्टिव कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन और अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन को समझें तो जिसे अरेंज और रिस्पॉन्सिबल रूप में लिखा गया है और एक ही डॉक्यूमेंट में डिफाइंड डेट या मल्टीपल डेट्स के साथ निहित है। अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन को समझें तो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब नहीं कि संविधान का कोई प्रोविजन या लॉ रिटन रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि यह पॉइंट करता है कि वे कानूनी रूप से एक ही बुक में इम्प्लाइड नहीं है, बल्कि डॉक्यूमेंटेड है। तो सब चीज़ों को मिलाकर बात ये रहती है कि संविधान प्रत्येक कंट्री का अपना एक सोशल अप्रोच पैटर्न है, जिसमें लिखी हुई जुडिशियल सिस्टम, सोशल सिस्टम और उस सोसाइटी में रहने वाले एवरी पर्सन के अधिकार को एक प्रोविजन डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ही बतलाता है कि सोसाइटी को कैसे चलाया जाए, किसी ऑर्डिनरी सिटीजन्स को किसी से परेशानी ना हो और किसी व्यक्ति के अधिकार का अब्यूज ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही कंट्री की गवर्नमेंट ऑपरेटेड करी जाती है। और हम कह सकते हैं कि संविधान ही किसी कंट्री का बेसिक मंत्रा है। तो होप करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।